हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडजस्टमेंट क्या होता है, यानी कि समायोजन क्या है, और समायोजन नहीं होने की वजह से यानी कि कुसमायोजन होने की वजह से कौन कौन सी मानसिक परेशानियों का यानी कि मेंटल कन्फ्लिक्ट्स का सामना हमें करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो ज़रूर आप इस वीडियो के एंड में जब आप देखेंगे, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको उस वीडियो का वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए कुछ रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में हम इन्हें कैसे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है इनको। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे रक्षात्मक युक्तियाँ। तो आज हम कुछ 15 डिफेंस मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से ज़रूर आपका डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। पीजीटी लेवल पे तो खासकर मैं ये कहूँगी कि 110% आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। देखिए क्या होता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने, आपने देखा कि डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, और फिर उसके बाद में उनकी बेटी जो एने फ्रॉइड है उसने उस पर काम किया था। आपने अगर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ा है तो आपने देखा होगा उन्होंने 3 टर्म यूज़ की है। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में जो पर्सनैलिटी है उसको इन 3 उसमें बताया है कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में 3 चीज़ें होती है। इद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। छोटा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके चलूँगी ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। इद क्या होता है? इद कहा जाता है कि एक बंदे की पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है जो कि बिल्कुल ही कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जिसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि भाई उसको हर हाल में अपनी इच्छा की पूर्ति करना होता है। प्लेजर सीकिंग होती है इद की जो भावना होती है, जो मतलब एक जो इसका कहते हैं ना, जो इसका स्वभाव होता है कि मतलब हर हाल में भाई किसी भी तरीके से चोरी डालो, डाका करो, नहीं चोरी करो, डाका डालो, जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये प्लेजर मुझे मिलना चाहिए। इस चीज़ से तो लेकिन काम नहीं चलता। फिर आती है आपकी एक सुपर ईगो। सुपर ईगो बिल्कुल ही देवता टाइप है। ठीक है, सारी इच्छाओं का तुम चाहे गला घोट दो, लेकिन मॉरलिटी को समझो। ठीक है, मानवता को देखना है, एथिक्स को देखना है, मूल्यों को देखना है, समाज को देखना है, इन सब चीज़ों में आपको देखना है। ठीक है, तो सुपर ईगो क्या है, बिल्कुल देवता टाइप है। अब इन दोनों चीज़ों में ही अगर ये दोनों ही हावी हो जाते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या होगा, इंसान अपनी सारी इच्छाएं मार देगा, तो उससे क्या होगा, उससे भी उसको डिप्रेशन आएगा और बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगी। अगर ईद को मानने लग जाए तो फिर तो शापे शापे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बीच का रास्ता क्या होता है, ईगो। अब ईगो कहती है क्या करूँ मैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्या करूँ, मर जाऊँ मैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो वही वाली बात है, ईगो कहता है कि कोई बीच का रास्ता निकालो भाई। ठीक है, तो ईगो जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। जब हमारे सामने कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब ईद हावी होता है या फिर सुपर ईगो हावी होता है, तो उसको बैलेंस करके कौन चलता है, तो कुछ हम समझेंगे। फर्स्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आपका डिनाइल, यानी कि अस्वीकार कर देना। अब डिनाइल क्या होता है, डिनाइल का मतलब होता है कि एक जो रिफ्यूज़ कर देना किसी नेगेटिव बिहेवियर को। भाई आपके सामने, आप घर में बैठे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, और आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ आई कि आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान का जो है रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आपका जो ईगो है वो एकदम से आपके पास इस खबर को नहीं आने देगा। आपका डिफेंस मैकेनिज्म एकदम से आपके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पागल हो क्या तुम, ये कोई मजाक करने की चीज़ है, मजाक कर रहे हो क्या तुम, ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना मेरे सामने, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप जो रिएक्ट करते हैं, जो सिचुएशन जो आपके सामने है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम कहते हैं डिनाइल। या फिर आपको कोई भयंकर बीमारी बता दी डॉक्टर ने, एकदम से आप मतलब नॉर्मल अपना एक टेस्ट करवाने गए थे, डॉक्टर ने बोला भाई आपको तो ये फलानी फलानी कैंसर जैसी बीमारी है, ठीक है, आप तो सिर्फ 2 महीने के मेहमान हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो ईगो है वो एकदम से इस चीज़ को आपके ऊपर मतलब क्या करने के, हिट नहीं करने देगा, और आपको डिफेंस करेगा, आपको बचाएगा, और ये कहेगा कि नहीं नहीं मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती है, डॉक्टर पागल है, मैं अपनी रिपोर्ट 4 और डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो फलाना डॉक्टर है, वो हमारा जान पहचान का, उसको मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, सच्चाई को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये डिनाइल हो गया, अस्वीकार करना। उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कर देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, टेक इट आउट ऑन समवन एल्स। मतलब एक चीज़ है जो आप यहाँ नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ जा कर के करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन करना। इसको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट याद कैसे रखेंगे, डिस्प्लेस टू डिस्प्लेस। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, दिस प्लेस टू दिस प्लेस। भाई कोई चीज़ है जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि
जैसे कि आप कहीं पर भी अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ, किसी दिन आपके बॉस ने या आपके प्रिंसिपल ने आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वाला गुस्सा निकाला है कि तुम्हें बिल्कुल भी काम करने की वो नहीं है, तुम्हारी क्लास का रिजल्ट बिल्कुल ही ख़राब होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम, पेरेंट्स की शिकायत आ रही है, ये है वो है। अब आपका मन क्या कर रहा है कि मैं उस प्रिंसिपल का सर फोड़ दूँ उसी टाइम पे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। आपका ईद तो कहता है कि इसका सर फोड़ दे, ठीक है, सुपर ईगो कहता है ना भाई तू चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहे, लेकिन ईगो एक बीच का रास्ता क्या निकालता है, ये फ्रस्ट्रेशन तुम कहीं और जाकर के निकाल दो। प्रिंसिपल का तो सिर नहीं फोड़ सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, घर आकर के भाई आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ, आपके बच्चों पे निकल गया, हो सकता है आपके हस्बैंड पे निकल जाए, हो सकता है सास बहू का झगड़ा हो जाए, है ना। तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और जगह जाकर के निकाल देना, अपना गुस्सा एक जगह की बजाय किसी दूसरे जगह पर निकाल देना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपको एक चीज़ पसंद है, ये कोई ए चीज़ है जो आपको पसंद है, बट ये आपको मिल नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक बी चीज़ है जो बिल्कुल इसकी जैसी है, आप उसको लेना पसंद करेंगे। जैसे कि अगर आपने एक मूवी देखी होगी, तन्नू वेड्स मन्नू मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या कहती है कंगना, जो डायलॉग मारती है कि मतलब अवस्थी जी रिबोक नहीं तो रिबूक ही सही, मतलब कि जो हीरो होता है उस मूवी का वो कंगना को पसंद करता है, लेकिन कंगना से डाइवोर्स होने के बाद में कंगना जब उसको नहीं मिली है तो बिल्कुल कंगना के जैसी ही एक लड़की से वो क्या करता है, शादी करने जा रहा होता है। दैट मीन्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कंगना नहीं मिली तो कंगना की जैसी कोई और सही, ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका ये। फिर आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, उदारीकरण। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि डाइवर्ट नेगेटिव इनटू एक्सेप्टेबल। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी आदतें हो सकती है आपके अंदर जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। किसी के अंदर ना बहुत ही वाहियात किस्म के थॉट आते हैं, बहुत ही क्रिमिनल थॉट आते हैं, ठीक है, इस तरीके के मतलब मिस्टीरियस थॉट आते हैं अगर आपके दिमाग में, और आप किसी को बताने बैठ जाओ कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं, वो कहेगा भैया तू तो मेरे से 2 कदम दूर ही रह, ऐसा कैसा बंदा है तू, तेरे दिमाग में इस तरीके के थॉट आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके उस बिहेवियर को, आपके उस थॉट प्रोसेस को। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा एक बंदा जो है वो अपनी उस एनर्जी को, उन थॉट्स को एक अलग सही डायरेक्शन में जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी समाज जिनको स्वीकार करेगा उस डायरेक्शन में लगा दे। यानी कि अगर किसी को इस तरीके के थॉट आते हैं तो वो इस तरीके की मूवी डायरेक्ट करने लग जाए, कहानियाँ लिखने लग जाए, मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने लग जाए। आपने देखा होगा आजकल तो इस तरीके की जो वेब सीरीज़ है वो इतनी चलती है, जो मिस्टीरियस होती है, क्रिमिनल मतलब जिसका माइंडसेट है वो इस तरीके की। सोचिए आप, जो मूवी बनती है उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो किसी का माइंडसेट ही तो है, किसी के दिमाग में ऐसे विचार ही तो आते हैं ना। उसने क्या किया, उसको एक सही डायरेक्शन में लगा दिया और आज खूब पैसे कमा रहा है वो, है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घर से 10 कदम बाहर गया और फिर गुद के आ गया, लड़ मर के आ गया, ठीक है, किसी को पीट आया, किसी से पिटी आया, तो क्या है, ये अग्रेशन वाला जो बिहेवियर है उसका, वो समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहे तो उसका सब्लिमेशन किया जा सकता है। किस तरीके से, कि भाई वो एक अच्छा बॉक्सर बन जाए। अब जितनी मर्जी भड़ास निकालनी है, रिंग में अगले को मतलब मारो और निकालो, ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। फिर आता है आपका अनडूइंग। अनडूइंग क्या होता है कि कुछ रिचुअल एक्टिविटीज़ करके हम अपने मन को शांति देते हैं, उनसे होता कुछ नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, इस तरीके से हमारी फिंगर क्रॉस करके हम बोलते हैं हे भगवान प्लीज़ अच्छा हो, प्लीज़ अच्छा हो, प्लीज़ अच्छा हो, है ना। वो क्या होता है, रिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसको करके हमारी आत्मा को शांति मिलती, मन को शांति मिलती है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, टच वुड, पता है मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, टच वुड। तो वुड को टच करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नींबू मिर्ची लगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी रिचुअल एक्टिविटीज़ से हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं कि भाई ठीक है, हमने ये कर लिया, अब हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब हमें नज़र नहीं लगेगी, अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में आत्मीकरण। इन सबके हिंदी में कुछ एक एक दो नाम और हो सकते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में इसका जो नाम है वो ज़रूर याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है और एक ही आएगा, लेकिन हिंदी में यहाँ पे आत्मीकरण है, इसको मार्गातीकरण कुछ इस तरीके का नाम भी होता है, वो भी है। 2-3 तरह के नाम आपको दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंग्लिश वाली साइड थोड़ी सी झांक लेना, ऐसे दुश्मनी मत करना इंग्लिश के साथ में कि इंग्लिश वाली साइड तो मैं देखूंगा ही नहीं। सीखना चाहोगे तो ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप इस आइडेंटिटी वर्ड से इसको याद कर लेना, ठीक है, कि अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, ठीक है, एक प्लेजर के लिए कि भाई मुझे, जैसे आप में से किसी बंदे को, हर किसी को जैसे फेमस होने की एक वो रहती है कि भाई मैं फेमस हो जाऊं, तो आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस बंदे के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं जो ऑलरेडी फेमस है। जैसे किसी फिल्म स्टार के साथ में अपना नाम जोड़ दिया, वो पता है करीना जो है ना, करीना वो तो मेरे मामा की बेटी ऐसे मेरे मतलब जानती है उसको, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उस बंदे के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि
या फिर आप जैसे तेरे नाम मूवी आई थी तो आपने देखा सलमान खान की मूवी आई है, उसने हेयर स्टाइल ऐसे बीच की मांग निकाल के और वो हेयर स्टाइल किया है, वो मूवी हिट हो गई, तेरे नाम सलमान खान हिट है। तो लड़कों ने क्या किया उस टाइम पे, सबने मतलब मैक्सिमम लड़कों ने क्या किया, वो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल कर लिया, उसके जैसे बाल, उसके जैसा ब्रेसलेट पहनना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, अब सलमान खान तो वो नहीं बन सकते 1 मिनट में, लेकिन उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल ये आता है जब हम ये कहते हैं, जब इंडिया मैच जीत जाती है और हम ये कहते हैं ना कि हम जीत गए, हम जीत गए, जब हम ये कहते हैं हम जीत गए, इसका मतलब हम उस प्लेजर को लेना चाहते हैं, हम उस फेम को लेना चाहते हैं जो कि जीत से आता है, जो कि जीतने से आता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम करते हैं, अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं उसके अंदर, उस फ्रेम में खुद को फिट कर लेते हैं ताकि हम उस प्लेजर को ले सकें। ठीक है, अगर हार जाए तो क्या कहेंगे, हार गया, इंडिया हार गया, पता है वो प्लेयर अच्छा नहीं खेला, ये नहीं किया, हम उसके खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर जीत गया तो हम खुद उसके साथ में क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे अपना कि हाँ भाई हम जीत गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है आपका प्रोजेक्शन या फिर प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन या फिर आपका क्या आता है, प्रक्षेपण। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है आपका कि किसी चीज़ को, अपने किए हुए काम को किसी और के ऊपर थोप देना। ठीक है, वो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं, छोड़ो मेरी कहावत है छोड़ो, ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब अपने किए हुए काम को किसी और के ऊपर थोप देना। भाई आपने खुद ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, थोड़ी बहुत कमी कहीं आपकी रह गई होगी, तो सीटेट में क्या है आपके जो है ना 60 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया कितने का है, 90 नंबर का है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि सीटेट का जो पेपर है उसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, सीटेट के आंसर की में बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि सीटेट ने 30 नंबर गलत दिए हुए हैं, नहीं दिए ना। इसका मतलब कमी कहाँ है, कमी आपकी मेहनत में है। ठीक है, कमी कहाँ है, आपकी मेहनत में रह रही है, लेकिन आप ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हैं, सीटेट की आंसर की के ऊपर डाल रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं कि भाई एक बच्चा जो है वो फेल हो गया और वो उसका रीज़न किस चीज़ को बताता है कि क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं आया था, या फिर मेरी क्लास में जो इन्विजिलेटर था वो अच्छा नहीं था, या फिर मेरी क्लास का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अपना जो एक दोष होता है, अपनी जो कमी होती है उसको एक्सेप्ट ना करते हुए उसको किसी और के ऊपर डाल देना, क्या होता है आपका, क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेती हूँ वीडियो ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है, वरना तो बहुत पंगे हो जाते हैं फिर। हाँ भाई ठीक चल रही है फिलहाल तो ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, समझ आ गया होगा, मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, मुझे नाचना नहीं आता और मैं कहूँ कि ये तो फ्लोर टेढ़ा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रक्षेपण। फिर आता है डे ड्रीमिंग, दीवा स्वप्न करना। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी इच्छाएं हमारे दिमाग में कई बार रह जाती हैं जो हम करना तो चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। किसी भी तरीके की इच्छा, आपको अगर डांसिंग का बहुत शौक है, आप मतलब डांस के मतलब रोज़ शोज़ देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी काश वहाँ पे होता, तो आप क्या करते हैं, कभी ना कभी आपकी जो इच्छाएं होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो आप उसको क्या करते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर गलती से कोई IAS का इंटरव्यू आपके सामने आ जाता है तो एक पल के लिए आपके माइंड में ज़रूर ही आ जाता होगा कि अच्छा मैं भी ऐसे तैयारी कर लूँ, फिर मेरा भी ऐसे इंटरव्यू आएगा इसकी तरह, मैं भी ऐसे फेमस हो जाऊँगा, मैं भी लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा। तो ये क्या है, कर कुछ नहीं कर रहे हो आप, लेकिन क्या है, डे ड्रीमिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, यानी कि दीवा स्वप्न कहते हैं हम इसको, डे ड्रीमिंग। फिर आता है आपका रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ लौटना। ठीक है, जब हम ये कहते हैं ना कि बच्चों के जैसे बिहेव मत करो, बच्चों के जैसे रो मत सारा दिन, अरे बचकाना हरकतें मत करो। ठीक है, बच्चों की तरह क्या शरारतें कर रहे हो, क्या बच्चों की तरह मुंह बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, अगर हम किसी बड़े को ऐसा कह रहे हैं, मतलब बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इंसान ऐसा कर रहा है जो बड़ा है, जो बच्चा नहीं है, उसको हम ऐसा कह रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि वो रिग्रेशन है, वो चाइल्डिश बिहेवियर हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं रिग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, जैसे कोई भी आप बड़े हैं, जैसे कि आप पढ़ के बिल्कुल ऊब चुके हैं, एकदम माथा खराब हो रखा है एकदम, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उठेंगे और आपके आसपास में जो आपके घर के बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके साथ में 1 घंटे के लिए खेलने लग गए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आप उनके साथ में खेल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बचपन में लौटना चाह रहे हैं, आप उन सब चीज़ों से दूर हटना चाह रहे हैं कि क्या कंपटीशन, कौन सा तैयारी, कौन सा पेपर, तो क्या है, रिग्रेशन है, यानी कि वापसी में लौटना। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका रिग्रेशन, यानी कि आप अपनी एज से कम उम्र में लौटते हैं जब, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो होता है वो बड़ा होने के बाद, जब 4-5 साल का हो गया, उसके बाद में वो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है, या फिर बेड पे एकदम से उसने सूसू कर दिया, तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो रिग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, यानी कि अपनी उम्र से कम बिहेवियर कर रहा है वो, ठीक है। फिर आता है आपका रिप्रेशन करना। रिप्रेशन होता है आपका दमन कर देना। दमन कर देना मतलब दफना देना, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें होती है जो आप क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं, अनकॉन्शियसली दबाते हैं। जैसे कि वो एक डायलॉग है ना आप लोगों का 3 इडियट का, कि अगर कोई दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त जो है वो टॉप कर जाए तो और भी दुख होता है। तो आपका अगर कोई दोस्त जो है वो टॉप कर गया, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, यार ये कैसे टॉप कर गया, है ना, मेरे साथ ही तो पढ़ रहा था, तो ये कैसे टॉप कर सकता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपनी उन फीलिंग्स को आप जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने अंदर उनको क्या करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, अपने अंदर उनको दबा लेते हैं। इस तरीके की कुछ अनप्लीजेंट फीलिंग भी हो सकती है, कुछ वाहियात थॉट भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने अंदर रिप्रेस कर लेते हैं, दमन कर देते हैं। ये अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है, अनकॉन्शियसली होता है। सप्रेशन और रिप्रेशन में, दमन और शमन में एक ही फर्क होता है कि रिप्रेशन क्या होता है, अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, उस चीज को हमने मतलब दिमाग में एकदम से सामने आने ही नहीं दिया, उन थॉट को हमने। सप्रेशन में क्या होता है, शमन में क्या होता है, जैसे कि आपका अपने दोस्त के साथ में बुरे वाला झगड़ा हो गया, अच्छे मतलब गजब वाला झगड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसके बाल नोच दिए, उसने आपके बाल नोच दिए, इस तरीके का झगड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे, घर आकर के कहेंगे कि भैया भाड़ में जाए वो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चल जाएगा तो मेरा भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझकर, बिल्कुल चेतना में रह करके उस घटना को, उन विचारों को आप क्या करना चाह रहे हैं, अपना मतलब दबाना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम शमन करना, यानी कि सप्रेशन करना। यानी कि आप खुद जानते बूझते बिल्कुल अपने चेतन माइंड से कॉन्शियसली जब आप करते हैं तो उसको कहते हैं सप्रेशन आप, ठीक है। और ये बिल्कुल अनकॉन्शियसली होता है, चीज़ें आपके दिमाग से अपने आप ही दब जाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे कि अगर किसी बहुत ही मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम इसको, कि कोई बहन है, उसके भाई का रोड एक्सीडेंट में अगर डेथ हो गई है, तो क्या करेगी वो, इन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं, भाई 4 दिन उदास है, 10 दिन उदास है, उसके बाद में वो फीलिंग्स उसके अंदर दब जाएगी, लेकिन वो फीलिंग्स बाहर निकल के ज़रूर आती है तब जब अगर बाई चांस नेक्स्ट जैसे रक्षाबंधन आया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी वो फीलिंग जो है वो बाहर निकल करके आएगी कि काश मेरा भाई जो है वो इस टाइम पे होता, ठीक है। तो वो हो गई आपकी सप्रेशन की फीलिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कि हम इसका एक अगर लेमन एग्जांपल लें बिल्कुल, तो क्या कहेंगे, मुंह में राम और बगल में छुरी, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरीके से याद रखना कि रियलिटी में कुछ और होता है इंसान, और दिखाने की कोशिश कुछ और होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे अभी पीछे देखे होंगे, कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जो साधु संत महात्मा जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है, बट रियलिटी जब सामने आती है हमारे तो कुछ और ही होती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो इससे ऑपोजिट बिहेव करना, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप हैं, उससे बिल्कुल ही एक ऑपोजिट बिहेव करना क्या हो गया, आपका रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। किसी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उसके साथ में रहना पड़ रहा है, उसके घर में साथ में रह रहे हैं, तो उसके साथ में आप ऐसे बिहेव करेंगे, अच्छा हाँ जी ठीक है, ओके ओके, इस तरीके का बिहेवियर करना, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। रैशनलाइजेशन यानी कि औचित्य स्थापना जो है वो क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है अपने किसी एक ऐसे बिहेवियर का जो आपने कर तो दिया, लेकिन अब उसके लिए खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और एक्सक्यूज दे रहे हैं, मतलब कि अपने गलत काम के लिए कोई बहाना देना, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, आपने कईयों में से बहुतों ने ऐसा किया होगा कि आपने बच्चे को लगा दिए 2 थप्पड़, उसके बाद में आपको अंदर से गिल्टी फील हो रहा है कि हो मैंने इसको क्यों मार दिया, लेकिन हमारा जो ईगो है, डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो हमें बचाने की कोशिश करता है। इस गिल्ट से बचाने के लिए वो क्या कहता है, नहीं नहीं मैंने इसको अच्छे के लिए ही मारा है ना, ये मार जो है ना इसको फ्यूचर में काम आएगी, हमने इसकी भलाई के लिए इसको मारा है। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब गलती तो आपने की है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसके लिए एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार्य एक्सक्यूज हो सकते हैं, भाई इस चीज को स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ मैंने इसकी भलाई के लिए मारा है। तो क्या होगा, ये होगा आपका रैशनलाइजेशन, यानी कि उस चीज के लिए आप बहाना दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने चीटिंग की है क्लासरूम में, तो वो ये कहेगा, अगर किसी ने उससे, अगर टीचर ने पूछा या पेरेंट ने पूछा तुमने चीटिंग क्यों की, तो वो कहेगा मैंने तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा है, क्लास के बाकी बच्चे तो सारे क्वेश्चन देख करके चीटिंग कर रहे थे, सारे बच्चे चीटिंग कर रहे थे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने भी कर ली। इसका मतलब अपने उस बिहेवियर को छुपाने के लिए
बाकी चीज़ों पर दोष निकालना, ठीक है, किसी और पर बहाना देना, अपना एक्सक्यूज देना। एक चोर है, वो चोरी करके निकला है, एक चेन चुराई है उसने, पुलिस ने जब पूछा कि भाई कहाँ से चुराई, क्यों चुराई, तो वो कहेगा क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैंने एक ही तो चेन चुराई है। वो सुनार देखो दिन में कितने कमाता है वो, तो उसको एक चेन चुराने से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो मतलब अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज़ देना, उसको स्वीकार ना करना, क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है। सप्रेशन हमने पढ़ ही लिया। ह्यूमर क्या होता है, अब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, कितनी भी मतलब सैड सिचुएशन हो उसमें भी क्या करते हैं, ह्यूमर ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि हंसमुख सा माहौल बना करके रखते हैं। हो सकता है उनके अंदर वो मतलब दुखी भी होना तो भी हंस जाते हैं एकदम से। जैसे कि अगर कोई बहरा इंसान है, ठीक है, और अगर उसको अपनी ये कमी थोड़ी सी खल रही है या कुछ भी है, तो उसमें भी ह्यूमर कैसे ढूंढेगा वो कहेगा ठीक है यार, भगवान ने कान नहीं दिए, कल को शादी होएगी, बीवी के 4 ताने मुझे सुनने नहीं पड़ेंगे, है ना। मतलब अपनी इस कमी को भी, अपने इस बिहेवियर को भी उसने क्या किया, एक ह्यूमर में बदल दिया, एक हास्य उसमें बदल दिया, मजाक में उसने बदल दिया, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमर। कॉम्पनसेशन क्या होता है, यानी कि क्षतिपूर्ति। कॉम्पनसेशन क्या होता है, एक बच्चा है आपका ए जो है वो इस फील्ड में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में क्या है, एकदम जीरो है, बिल्कुल नालायक है, लेकिन अब यहाँ पर जो उसके अंदर कमी है ना, इस यहाँ पर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है। भाई जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है। भाई यहाँ कोई मेडल ना मिले, लेकिन यहाँ उसको मेडल से घर भरा पड़ा है उसका। इसका मतलब उसने अपनी इस कमी को यहाँ उसने पूरा कर लिया, तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उसको यहाँ जब भी वो कभी भी अगर स्ट्रेस में आएगा तो उसको पूर्ति कर देगा कि नहीं नहीं क्या हो गया, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम, लेकिन देखो ना तुम इसमें गेम्स में कितने अच्छे हो, तुम डांस में कितने अच्छे हो, तुम सिंगिंग में कितने अच्छे हो, ठीक है। किसी इंसान अगर कोई आंखों से देख नहीं सकता है तो अगर वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, उसको प्रोटेक्ट करता है इस गिल्ट से, गिल्ट नहीं कहूंगी मैं इसको, इस कमी को पूरा करने के लिए इस कमी की क्षतिपूर्ति करता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हारा गला कितना भगवान ने अच्छा दिया है, तुम्हारे अंदर कितना अच्छा टैलेंट है, तो मतलब अपनी एक कमी को अपने दूसरे टैलेंट से पूरा करना, यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति करना। एक हमारा 15 होता है हमारा एस्केप, यानी कि पलायन। तो एस्केप का मतलब क्या होता है, सिचुएशन से भागना, ठीक है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो उससे आपका भागना, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, सीटेट का एग्जाम दिया, भाई 2 बार दिया, ठीक है, रिश्तेदार पूछ रहे अच्छा क्लियर हो गया इस बार, बोला नहीं नहीं इस बार 2 नंबर से रह गया, अच्छा ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम फिर आपने दिया, फिर पूछ रहे रिश्तेदार इस बार क्लियर हो गया, बोला नहीं नहीं इस बार भी ना 1 नंबर से रह गया। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छी तैयारी करने की बजाय आप क्या कह रहे हैं, मैं इस बार कोई फॉर्म नहीं भरूंगी। फिर पूछेंगी वो चाची मामी मौसी कि तुम्हारा क्लियर हो गया क्या, मैंने नहीं भरना कोई फॉर्म, मैं तो अपने घर में ही खुश हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पलायन करना। आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहेगा, अरे छोड़ो तुम मतलब घर का इतना काम करती हो, ये सब काम भी तो है, घर संभालती हो, बच्चे संभालती हो, इसीलिए तो तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं इस बार फॉर्म ही मत भरो, क्या टेंशन लेना फालतू में फॉर्म भर के। तो क्या हो गया आपका, एस्केप कर दिया आपने, उस सिचुएशन से ही भाग गए आप, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करने की बजाय। ये सारे जो होते हैं ना, ये एक व्यक्ति के एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, ठीक है। हो सकता है सॉल्यूशन इनसे ना मिले, लेकिन आपको क्या होगा, एक तसल्ली मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आपका डिप्रेशन में नहीं जाना होगा। डिफेंस मैकेनिज्म को अगर सही तरीके से सही जगह पर आप अच्छा यूज़ कर पाते हैं, आपका अंदर एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये पॉजिटिवली भी काम आते हैं और नेगेटिवली भी काम आते हैं। जैसे कि सब्लिमेशन को एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है कि भाई आपके अंदर अगर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस अग्रेशन को सही दिशा में लगा दिया जाए तो क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म थे जो हमने डिस्कस किया आज, और इसमें से कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं तरीके। ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तरीके क्या होते हैं, समस्या का समाधान किया जाए। आप अगर एक गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हाई गोल है, तो उसको थोड़ा सा कट ऑफ करके थोड़ा सा छोटा गोल रखा जाए, उसको अचीव किया जाए, ठीक है। समस्या का एक क्या है, बिल्कुल ही जेन्युइन सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ और मार्ग देखे जाए, ये सारे क्या है, डायरेक्ट सोल्यूशन है। लेकिन तब भी बात ना बने तो हम स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमें ये वाले सारे तरीके देता है, इनडायरेक्ट तरीके देता है, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट में समायोजन कर पाएँ। क्योंकि सारी बातें अगर ईद की सुनने लग गए हम लोग तो सारे राक्षस हो जाएंगे यहाँ पर, तो फिर हम अपनी सोसाइटी के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, समायोजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईगो जो होता है वो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म हमें देता है, हमारे सामने रखता है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म यही है आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और डिफेंस मैकेनिज्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, एक टॉपिक के बाद में जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म से जितने
जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल मैं आप लोगों के साथ में पीपीटी के थ्रू डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। वीडियो को लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है, वैसे तो कर दिया करो, ना लाइक हो भूल जाते हो, ठीक है। लाइक किया करो वीडियो को और शेयर तो ज़रूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि बाकी लोगों तक भी इस वीडियो का जो मतलब पहुंच सके, उनको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।